मैम, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं ब्रह्म परिवार 229 से पूर्व प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ 2022 में निगम का चुनाव लड़ी थी और इसलिए मैं यहाँ से पूर्व प्रत्याशी के नाते यहाँ का नेतृत्व ब्रह्म परिवार का मैं भाजपा की तरफ से करती हूँ। मैम, कब से आप राजनीति में हैं? मैं सन 1998 से राजनीति में हूँ। मैम, जिस टाइम कोरोना काल आया उसमें लोग बहुत ज्यादा मुसीबतों से जूझ रहे थे। उस काल के अंदर भी आपने अपने आप को ना देखते हुए कोरोना वैक्सीन का कैंप लगवाया, जिसमें लगभग 600 लोगों को आपने वैक्सीनेशन का एक बहुत अच्छा जो सराहनीय काम आपने किया। क्या आपको डर नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आप संक्रमित ना हो जाए या परिवार का कोई दिक्कत ना आ जाए? नहीं, देखिए, ये तो एक उस टाइम ऐसा माहौल था, इतना डर था लोगों में, तो लोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। छोटे छोटे बच्चे जिन घर से हॉस्पिटल में कोई आदमी एडमिट हो गया तो पता चलता था वो वापस ही नहीं आया, वो एक्सपायर, उनकी बॉडी तक नहीं दी जाती थी, उनकी राख तक नहीं दी जाती थी। लोग इतने डरे हुए, इतने हताश थे। जब मोदी जी ने हमारी वैक्सीन बनवाई, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराई। और मैंने अपने घर में कैंप लगा के, अपने कार्यालय में कैंप लगा के लगभग 550 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन कराई है, ताकि जितने लोग सेफ रहेंगे उतने ही कोरोना से बच पाएंगे और इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो मेरा तो यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा मैं और लगवा नहीं पाई, अगर मैं चाहती तो और लोगों कैंप लगता तो मैं और लोगों को भी वैक्सीनेशन यहाँ जरूर कराती। मैम, आप एक हाउस वाइफ भी हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन और उनके करियर को लेकर भी काफी सतर्क रहती है। ऐसे में पब्लिक की सेवा के लिए आप जो टाइम निकालती हैं, वो सारी चीजों का मैनेज कैसे कर पाती हैं? देख लीजिए, पहले तो ये था कि भी मैंने मन में एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं और महिलाओं से सोचती, महिलाओं को देखती थी, गृहिणी है, घर में काम कर रही है, सास नंद के दबाव में रह रही है परिवार, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ, जब हम खुद ही नहीं बढ़ेंगे तो और महिलाओं को कैसे हम आगे लाएंगे। तो मैंने सोचा चलो पहले खुद चलते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं। मैंने खुद मेहनत की, मैंने परिवार भी देखा, सास ससुर की सेवा भी की, अपने बच्चों को स्कूल भी देखा, लेकिन उसमें से समय निकाल के मैंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और मैंने समाज सेवा भी की। कविता शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निगम प्रत्याशी रह चुकी हैं जी। कोलकाता में विधानसभा के अंदर यहाँ पे आपकी मिसाल कायम है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आपने? क्योंकि 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार थी, मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो वाकई में आप जैसे महिलाओं ने काम किया पार्टी के लिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनी। जी, देखिए, पहले जब मैं भाजपा में जुड़ी तो पहले महिलाओं को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे जब महिलाओं को, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 50% निगम में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी तो हमें टिकट मिला। और ये मैं प्राउड फील करती हूँ, हमारी पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम लड़ाए, हम बहुत महिलाएं जीती है। बहुत महिलाओं का इतना, घर से निकल के महिलाएं जो नहीं निकल पाती थी लेकिन निगम चुनाव में लड़ी और आज समाज में बराबर की भागीदारी निभा रही है। और मैं तो अपने क्षेत्र में चाहती हूँ कि देखो, मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैंने वैक्सीनेशन लगवाई, मैंने कैंप भी लगवाए, मैंने लोगों के आधार कार्ड कैंप भी लगवाए, मैंने बहुत काम महिलाओं के लिए किया। और मैं अभी भी, जो अभी केजरीवाल सरकार जब थी तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी वृद्धाओं की। मेरे पास बहुत लेडीज आती थी, कविता जी हमारी लगवा दो, हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा। पहले सरकार थी देती थी, हमारा दवाई का दर का खर्चा चल जाता, दवाई वगैरह मिल जाती थी हमें, लेकिन अब हम बहुत परेशान है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने विधायक जी के थ्रू भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनकी, क्योंकि बंद थी पेंशन तो मैं नहीं लगवा सकी, लेकिन मैंने बहुत विधवाओं की पेंशन बंधवाई है ताकि उनका खर्चा करे। अभी मेरे सामने कम से कम 10 महिलाएं ऐसी थी जो विडो हो गई थी कम उम्र में, तो मैंने विधायक जी से उनका, महिलाओं को जो अलग से खर्चा मिलता है, भत्ता मिलता है, वो भी दिलवाया और उनकी पेंशन भी बनवाई है। और मैं बहुत बच्चों के, उनके जो महिलाएं ऐसी हैं भाई बच्चों को समर्थ नहीं है पढ़ाने में, तो मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी कराती हूँ। कुछ को अपनी सहायता से करके, मेरा एक प्राइवेट स्कूल है छोटा, तो मैं कुछ बच्चों को अपने यहाँ भी, जो समर्थ नहीं है महिलाएं देने में बेचारी, तो मैं उनके बच्चों को यहाँ फ्री भी एजुकेशन देती हूँ। मैम, जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हर क्षेत्र को, पूरी दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाएगा, क्या आप भी अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ कोई काम कर रही हैं? क्योंकि नशे से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, तो क्या आप भी उस बात को फॉलो कर रही हैं और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का काम करती हैं?
मैं तो चाहती हूँ, मैं तो नशे में, मैं क्या आपको बताऊं मैडम, जब हमारे विधायक जी बने और यहाँ हर गली मोहल्ले में एक ठेका खुल गया था, मैंने अपनी टीम के साथ, अपने मंडल की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने अपने वार्ड के, अपने मेरे क्षेत्र के करतार नगर के मैंने 2 ठेके बंद करवाए हैं। आप मीडिया में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी 2 ठेके हम प्रदर्शन मसाल लेके चलते थे, हमने 2 ठेके लड़ के बंद कराए। शराब की बोतल हमने बाहर फेंके निकाल के, हमने 2 ठेके। मैं तो चाहती हूँ कि देखो, नशा एक ऐसी बीमारी है, खाली उससे वो बीमार पीता है, वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं, उसके साथ साथ उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि एक शराबी, अगर आप सपोज करो कि भाई चला है 1000 रुपए उसने कमाए दिहाड़ी के, 1000 रुपए दिहाड़ी मिल के चलता हूँ घर, अगर ठेका दूर होगा तो सोचेगा चलता हूँ, थक गया, बच्चे हैं, घर चलते हैं, सोएंगे आराम से, बच्चों को देगा पैसे, पत्नी को देगा, स्कूल की फीस जाएगी, घर में राशन आएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा, जैसे ही वो पुश्ते से उतरा, उसे दिख रहा है शराब की दुकान दिख रही है, तो 500 रुपए की शराब पिएगा, 500 रुपए घर ले जाएगा और जाके पत्नी कहेगी मैं क्या करूंगी, फीस भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो पत्नी की पिटाई करेगा। तो ये एक तरह से बहुत, मतलब पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद है एक शराब के कारण। तो मैं तो चाहती हूँ, ये इतनी खराब बात है, इसको तो बिल्कुल बंद, मैं तो कहूँ सरकार अगर दिल्ली में शराब बंद कर दे तो ज्यादा बढ़िया, कि कम से कम बहुत महिलाओं के घर बच जाएंगे। कविता जी, आपके वार्ड में जैसे कि हमने सर्वे किया जी, तो अब वार्ड के लोग चाह रहे हैं कि नाम आपकी बात कविता सर को दोबारा मौका दिया जाए निगम पार्षद के लिए, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए मैं तो ये कहूंगी, अगर संगठन और मुझे मौका देगा, भाजपा मुझे मौका देगी, तो मैं जरूर क्षेत्र में लड़ूंगी और जरूर सेवा का काम करूंगी। ये संगठन जो निर्णय करेगा उसका मैं स्वागत करूंगी। समझिए, आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है, के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ की जनता आपको चाह रही है, आपने पार्टी के लिए काम किया है, क्या इसी तरह आप अपने तन मन धन से सदैव तैयार रहेंगी? हाँ जी, मैं सदैव तैयार हूँ। मैं भाजपा के लिए पूर्ण समर्पित। मैं भाजपा से जब जुड़ी थी, मैं इसकी विचारधारा से जुड़ी थी। इसकी विचारधारा मेरे दिल को इतनी छू गई, क्योंकि हमेशा इसने समाज की उन्नति के लिए काम किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को हम 2014 से देख ही रहे हैं, वो दिन रात सोते ही नहीं है, काम करते रहते जनता के लिए। ऐसी हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, जब से आई हैं, जब से विकास का ही काम करे जा रही है। गरीब महिलाओं के लिए क्या करना है, सड़क कैसे बने, यमुना जी तुम देखो ना, सबसे बड़ा उदाहरण यमुना जी हमारे पास है। यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी है। मैम, आखिरी में देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ, देखो हमारे प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सामाजिक कुरीतियों को ना फैलाएं, उनको बढ़ावा ना दें, खुद पे नियंत्रण रखें और समाज में गंदगी ना फैलाएं, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर हम साफ स्वच्छ रहेंगे तभी हम समाज को स्वच्छ कर पाएंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल है जी, एक महिला होने के नाते चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने, एक राजनीतिक जीवन और एक गृहस्थ जीवन का तालमेल बनाकर कैसे? देखिए सर, बनाया तो एडजस्ट करा, सास ससुर तो शुरू में नाराज हो गए थे, लेकिन जैसे भी उन्होंने देखा कि हाँ भाई चलो ये काम अच्छा कर रही है, किसी की मदद करे, किसी विधवा की पेंशन बंधवा रही है, किसी बच्चे का एडमिशन करा रही है, ये अच्छा काम है, वो आके तारीफ करती थी तो वो खुश होते थे कि चलो कोई बात नहीं, समाज का अच्छा काम कर रही है तो इसको करने देते हैं। आए संघर्ष, बच्चे पहले बीमार भी रहे, बच्चे बुखार में होते थे, मैं संगठन की मीटिंग में होती थी, मेरे पति दवाई दिलाते थे, करा संघर्ष। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। जब तक महिलाएं समाज को अपने कंधे पर नहीं उठाएंगे, समाज सुरक्षित और सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। क्या बधाई देना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस देशवासियों से ये कहूंगी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं कहती हूँ कुरीतियों से बचें। भाई नशा करने लगते हैं, मैं कहूँ नशा ना करके आप मिठाई बांटें, गरीबों में मिठाई बांटें, कपड़े बांटें, जितना पैसा वहां खर्च करते हैं उसको आप मिठाई में खर्च करें। बच्चों को, छोटे जो गरीब बच्चे उनको कपड़े दिला दें तो वो उसकी खुशी तुम्हें अलग मिलेगी। तो इसलिए और चीजों पर ना खर्चा करके समाज की सेवा का भाव लेके इस त्योहार को मनाएं। तो ये मेरी तरफ से बच्चों को और क्षेत्रवासियों को एक संदेश होगा। और बाकी आप सभी को, आप सभी भाइयों को भी और क्षेत्र की सभी जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत